आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सामान्य अध्ययन इकोनॉमी। और इसमें हम देखेंगे पूरा इकोनॉमी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं, पीवाईक्यू, उन सबको देखेंगे पॉइंटर फॉर्म में। पॉइंटर फॉर्म में आपको पता ही होगा, बस क्वेश्चन होता है और आंसर होता है, जिससे हमारा रिवीजन बड़े अच्छे से हो जाता है। आपको पता है कि हमारा पेपर पास है, सबने पढ़ लिया है और बस हम रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन, सबसे अच्छा रिवीजन करने का तरीका यही होता है कि पीवाईक्यू जितने भी हैं सबको एक साथ पढ़ डालो। बार बार आपको पीवाईक्यू जैसे कि होता है क्वेश्चन आंसर में, वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। समझे? तो इसमें है आर्थिक और सामाजिक विकास, बहुत सारे प्रश्न इससे आते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है, आप पहला पार्ट भी देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। हमने इससे पहले का देख लिया था, अब हम शुरू करेंगे सतत आर्थिक विकास। ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। धारणीय विकास की परिभाषा दे दी है। अगर अगली बार धारणीय विकास की परिभाषा आए और पूछे कि इसे क्या बोला जाता है, तो इसे धारणीय विकास बोला जाता है। तो याद कर लेना। अब इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। तो इस परिप्रेक्ष्य में इसका जो जुड़ा हुआ है ना सिद्धांत, वो किससे जुड़ा हुआ है? तो धारण क्षमता के साथ जुड़ा हुआ है। ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? धारण क्षमता के साथ। अगला है सतत विकास का आधार है। जो सतत विकास होता है उसका क्या आधार होगा? पर्यावरणीय दृष्टिकोण। फिर है सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय है। तो वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। ये पिछली बार जो पीसीएस हुआ था, यूपी पीसीएस 2022 जो हुआ था, उसमें भी बहुत अच्छे से पूछा गया था। और जो 2023 भी हुआ था, उसमें भी बहुत सारे प्रश्न सतत विकास से आए हुए थे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है। ये आईएएस में भी पूछा जाता है और पीसीएस में भी पूछा जाता है। अब स्थायी विकास अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में जो स्थायी विकास है ना, एक अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। वो किसके संदर्भ में है? प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में। अगला है मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्र अग्रसारित करता है। जो विनियोग कर रहे हैं, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग है, वो किस में करता है? अग्रसारित करता है कुशलता में विकास। ठीक है, यानी अगर आप है ना मानव पूंजी में विनियोग करते हो या निवेश करते हो, तो आपको क्या मिलेगा? आपको कुशलता मिलेगी। अब है समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो समावेशी समृद्धि के लिए क्या क्या आवश्यक है? अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना, दूसरा कृषि का पुनरुद्धार, तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आधिकारिक उपलब्धता। ये तीन चीज़ें आपको जरूरी होनी चाहिए सामाजिक समावेशी समृद्धि के लिए। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, ग्रामीण विकास, कृषि विकास तथा कृषकों को पर्याप्त साख में से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है। यानी यहाँ पर समावेशी विकास को बढ़ाने की आशा किससे नहीं की जा सकती? तो राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। ये अगर जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर हो रही है तो इसे समावेशी विकास हो रहा होगा। समावेशी का मतलब आपने ऊपर देख लिया है। समावेशी वृद्धि के लिए हमें क्या क्या तीन चीज़ें आवश्यक होनी चाहिए? अधोसंरचना सुविधाएं, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा और स्वास्थ्य है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो अगर राष्ट्रीय आय बढ़ रही है और लेकिन कल्याण नहीं हो रहा है, तो इसे समावेशी विकास नहीं बोला जाएगा। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था। तो जो पहली बार जोड़ा गया था धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का अध्याय, वो जोड़ा गया था 2011-12 के सर्वेक्षण में। अगला है मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये समावेशी शासन अगर आपको चाहिए, आपको मेंस में भी लिखने हैं समावेशी शासन, तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे। पहला, सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना। दूसरा, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना। और तीसरा, दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना। ये तीनों चीज़ें यही हैं जो हमने अभी देखी थी, क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं। अधोसंरचना सुविधा का विकास, कृषि का पुनरुद्धार। तब ये सारा जितना भी आपको मिल रहा है ना, ये मेंस में भी काम आएगा। अगर ये सारे पॉइंट भी आप लिख करके आ जाते हो ना, तो भी आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए इन सबको रट लो। सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना। और तीसरा है दोपहर का भोजन, आपने पढ़ाई होगा दोपहर का भोजन योजना, इसमें सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। फिर है समावेशी शासन से तात्पर्य, यहाँ से पूरा तात्पर्य पूछ लिया इसका डेफिनेशन। तो यही अगर आपको भी लिखने समावेशी शासन पे मेंस में क्वेश्चन आता है, तो आप ये पूरी डिफिनेशन लिखे हो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। समाज के सभी वर्गों को समान रूप से शासन के द्वारा प्रदत्त सुविधाएं प्रदान की जाएं। तो ये समाज के सभी वर्गों को, एक को नहीं, सिर्फ सारे सभी वर्गों को, और समान रूप से दी जाए, किसी में भी भेदभाव ना दर्शाया जाए। तो और ये किसके द्वारा दी जाएगी? शासन के द्वारा।
ठीक है, प्रदत्त सुविधाएं प्रदान की जाएं। अगला है आर्थिक विकास से संबंध जनांकीय संक्रमण की विशिष्ट अवस्थाओं का सही क्रम है। आर्थिक विकास से तो जो जनांकीय संक्रमण होता है उसका सही क्रम यहाँ पर बताया गया है। तो पहला होगा उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर होता है। जब आपने अगर पढ़ी हो, ज्योग्राफी भी पढ़ी है, 11th की शायद है उसमें, तो उसमें अच्छे से दे रखा है, या इको में भी ये दे रखा है। ज्योग्राफी के पहले या सेकंड चैप्टर में दे रखा है ये, फर्स्ट या सेकंड में। तो पहला क्या होता है, उच्च मृत्यु दर भी होती है और मृत्यु दर के साथ साथ उच्च जन्म दर भी होती है, ये पहला चरण होता है। फिर दूसरा जब आता है उसमें आता है निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। तो जैसे सुविधाएं हो जाती हैं, हॉस्पिटल वगैरह बन जाते हैं, डॉक्टर बहुत सारे होते हैं, तो इसकी वजह से मृत्यु दर तो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन उच्च जन्म दर, इसी की वजह से उच्च जन्म दर भी बनी रहती है। फिर तीसरा आता है अंत में निम्न मृत्यु दर, यानी मृत्यु दर तो अभी भी निम्न है डॉक्टर वगैरह की वजह से, हॉस्पिटलाइजेशन सब कुछ आता है, लेकिन साथ में लोगों की जागरूकता बढ़ जाती है, लोगों को पता चलता है कि भाई शिक्षा वगैरह का विकास होता है, तो इस वजह से उन्हें पता चल जाता है, और यहाँ से शुरू होता है आपका निम्न जन्म दर, यानी जनसंख्या में वृद्धि कम होने लग जाती है। ठीक है, ये 3 चरण होते हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब हम शुरू करेंगे अपना कृषि और संबंध क्षेत्र। यहाँ से सारे जितने भी कृषि से संबंधित हैं सब पूछ लिए गए हैं। और मैं बता दूं यहाँ पर जो डाटा होगा वो जो इको सर्वे आएगा, ठीक है, इको सर्वे आएगा, उसमें इको सर्वे में अच्छे से डाटा जो मेन है अभी जो चल रहा है 2023-24 का, सॉरी 2024-25 का, 2024-25 का जो डाटा आएगा आप उसको ध्यान में रखना, और उसी के हिसाब से ही है ना आप इस डाटा को यूज़ करना। तो बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि भाई ये डाटा पूछा जाता है तो किस किस का डाटा आपको ध्यान में रखना है। पहला, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है। तो ये तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, कृषि जो जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें जो अंश है उसका तो वो कितना है। वैसे तो ये नॉर्मल इतना ही बना रहता है, 17.4%। ये 2016-17 का डाटा है, आप 2000 अभी देख लेना 24-25 का जब इको सर्वे आएगा। फिर राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय के 2014 के अनुमानुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत है, यानी कृषि में कितने लोग लगे हुए हैं। अभी भी कृषि में 57.8% लोग कृषि में लगे हुए हैं। ठीक है, और ये कहाँ का है, ग्रामीण परिवारों का है ये। फिर अगला है, अच्छा ये भी ध्यान रखना कि जो डाटा जारी किया गया है वो किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये जारी किया गया राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा। ग्रामीण परिवार, कृषि में विनियोजित ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ऐसा प्रतिशत कौन निकालता है, कृषि में कितने लोग हैं, ऐसा कौन डेटा जारी करेगा, तो होगा राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय। अगला है, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति का प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। जो कृषि क्षेत्र होता है वो श्रम शक्ति को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है, तो ये करता है लगभग 60%, जो अभी हमने देखा वही क्वेश्चन है ये। फिर है, विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कृषि और ग्राम उद्योग जो योजना थी उसका उद्देश्य पूछा गया है, तो कृषि निर्यात का संवर्धन करना। तो इसका जो योजना थी उसको था कि कृषि में जितना भी निर्यात है उसको बढ़ाया जाए। अगला है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। तो जितने भी प्रतिशत कर्मचारी हैं किस में नियोजित हैं, वो है कृषि क्षेत्र में। फिर अगला है, भारत के श्रमिक बल में प्राय अपनी जीवन यापन के लिए वर्तमान में कृषि पर निर्भर है। फिर से वही, कृषि पर कितने हैं, लगभग 60%। फिर विकास का भारतीय मॉडल सुरक्षा करता है। विकास का जो भारतीय मॉडल है वो किसकी सुरक्षा करता है, वो व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। ठीक है, जो हमारा विकास का भारतीय मॉडल है इसमें किसी एक की बात नहीं करी गई है, किसी एक की तरफ झुकाव नहीं है, इसका इसका दोनों तरफ झुकाव है, दोनों की करता है, व्यक्ति का भी और राज्य का भी। अगला है, आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा है। जब जैसे ही आर्थिक नियोजन शुरू हुआ था तभी से ही बोला जा रहा है कि भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का कितना हिस्सा है, तो ये निरंतर कम होता रहा है। कृषि का जो हिस्सा है वो निरंतर कम होता रहा है। आपने देखा होगा जब आप 3 सेक्टर होते हैं तो कृषि का सबसे कम ही है। फिर जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह, अबुल कलाम आज़ाद में से भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था। तो सहकारी कृषि इसका जो विचार था उसके समर्थक कौन नहीं कर रहे थे, वो थे चरण सिंह। बाकी सभी ने इसका सहकारी कृषि का समर्थन किया है। तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अबुल कलाम आज़ाद, इन सभी ने सहकारी कृषि के विचार का समर्थन किया था। अगला है, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार और बहुफसलीय योजना में से भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। तो किसका हिस्सा नहीं है भूमि सुधार में, तो बहुफसलीय योजना भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, बाकी सभी हैं। जब आप भूमि सुधार पढ़ते हो तो उसमें आप पढ़ते हो कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया था, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया था, काश्तकारी सुधार किए गए थे, ये सारी चीज़ें की गई थी, बस एक चीज़ नहीं थी, बहुफसलीय योजना।
अगला है सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक सर्वाधिक है। यहाँ पे फसलों से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन बोई जाती है। फिर तंबाकू, कपास, सोयाबीन और रबर में से एक नकदी फसल नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो नकदी वो होता है जिसे उगाया ही बेचने के लिए जाता है। तो कपास उगाया जाता है, तंबाकू बेचने के लिए उगाया जाता है, और रबर भी बेचने के लिए उगाया जाता है। लेकिन सोयाबीन है वो खाने के लिए भी उगाया जाता है, तो ये नकदी फसल नहीं है। अगला है कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2017 में विश्व में सर्वाधिक है। यहाँ पर आप देखो, ये ध्यान रखना, सोयाबीन हो गया, कपास हो गया, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सोयाबीन है, यहाँ पर भी कपास है। तो ये इंपॉर्टेंट फसलें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप फसल वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो कपास, सोयाबीन ये अभी आपको ध्यान से पढ़ लेनी है। तो इसमें बोला जा रहा है प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक किसका था? ऑस्ट्रेलिया में। और फिर गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था है, तो ये क्या है? ताज निकलने की अवस्था। ठीक है, अतिक्रांतिक अवस्था है जिसमें जो गेहूं का एक ताज सा निकलता है, जब आप देखोगे फसल फूटती है तो उसे ताज कहते हैं ऐसे करके, तो वही निकलने की अवस्था है क्रांतिक अवस्था, यानी फसल अच्छी होगी। अगला है देश में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से राज्यों का अवरोही क्रम है। गेहूं से फिर से पूछ लिया है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। अवरोही क्रम का मतलब है बड़े से छोटा, तो सबसे ज़्यादा जो गेहूं उत्पादित होता है वो होता है आपका उत्तर प्रदेश में। उसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है पंजाब। अगला है भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ। फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1985 में। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। तो यहाँ पर जितने भी कृषि से संबंधित योजना है ना, उनका आपको कुछ याद नहीं करना, बस उद्देश्य और योजना कब लागू की गई थी वो याद कर लेना है। तो ये लागू की गई थी 1999 में। फिर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया। तो ये कब लागू किया गया? बजट 2004-05 में। फिर उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। ये की गई थी 1992 में। ध्यान दे लेना, किसान बही योजना। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में शुरू किया गया था। किस चीज़ के लिए शुरू किया गया था ये? इसका उद्देश्य क्या था? जल उपयोग दक्षता विकास के लिए। तो देखा, दो चीज़ें पूछी जाती हैं, उद्देश्य और योजना का वर्ष, और कुछ नहीं करना आपको। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, तो ये कौन प्रकाशित करता है? हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसे प्रकाशित करता है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। ठीक है। अगला है 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया था। कितनी 8वीं योजना में क्या है? योजना आयोग ने भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है, तो उसकी संख्या 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में उसे विभक्त किया गया है। और ये ध्यान रख लेना, 8वीं योजना में अगली बार सवाल आ जाएगा किस योजना के अंतर्गत किया गया है ये। अगला है राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन आरंभ किया गया था। ये किया गया था 5 मई 2005 से, और ये किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित है पूर्वोत्तर व हिमालय राज्य आच्छादित। ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कहाँ कहाँ पर लागू है? फिर पूर्वोत्तर और हिमालय राज्य हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड सहित देश भर के 18 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, इन सभी में ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन लागू है। और राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना, पहला हो गया। फिर दूसरा, शस्योत्तर व्यवस्था करना, यानी फसल कटने के बाद क्या करना है वो बताना। फिर तीसरा, मानव संसाधन विकास करना। अगला है 1 जुलाई 2001 से प्रारंभ कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। तो ये क्या उपलब्ध कराती है? कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना ये कराती है पेंशन और बीमा लाभ। पेंशन और बीमा लाभ ये सुरक्षित करवाती है। फिर लघु कृषक विकास योजना आरंभ की गई, तो ये की गई थी आपकी 1971 से। अगला, गन्ने की उचित और लाभप्रद कीमत। जो गन्ने की आपको पता है, जैसे एमएसपी होता है, ऐसे गन्ने का एफआरपी होता है, उचित और लाभप्रद कीमत को अनुमोदित करता है। तो इसे कौन अनुमोदित करता है? उसको अनुमोदित करती है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ये आप ध्यान रख लेना। फिर वर्ष 1997-98 के बाद से न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में सत्य है। तो ये न्यूनतम एमएसपी के लिए क्या सत्य है कि आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य बड़ा होता है C2 लागतों से। जब हम इको की पूरी क्लास करेंगे तब हम पूरा ये एमएसपी वगैरह देखेंगे और देखेंगे ये C2 होता क्या है। अगला है कृषि लागत और कीमत आयोग CACP। इस पर बहुत प्रश्न आता है। CACP वर्तमान में एमएसपी के अंतर्गत घोषणा करता है कुल 23 फसलों के मूल्यों की। 23 फसलों की मूल्यों की एमएसपी की घोषणा करता है,
और घोषणा कौन करता है, इससे भी पूछा गया है, कृषि लागत और कीमत आयोग। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ हुआ, ये हुआ था 2007-8 में। अक्टूबर 2007 में प्रारंभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये 2007 में, ये दूसरा वाला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ठीक है, मतलब एक है खाद्य सुरक्षा मिशन है और ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है। फिर ये लागू जो हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था, तो पहला है आपका धान गेहूं और दलहन के उत्पादन में बढ़ोतरी। दूसरा है मृदा उत्पादकता और उर्वरता का संरक्षण तथा खेत के स्तर पर आर्थिक लाभ को बढ़ाना, ताकि किसानों में आत्मविश्वास पैदा हो सके। तो ये 3 लाभ हैं इसके, जो यहाँ पर बताए गए हैं, 3 उद्देश्य हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत फसलें सम्मिलित हैं, ये अभी वही प्रश्न है जो अभी पूछा गया था। तो इसके अंदर कौन कौन सी फसलें शामिल हैं, इससे ही प्रश्न पूछा गया है। चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलें, ये सारी फसलें इसके अंतर्गत शामिल हैं। अब भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वही है, फिर कब से प्रभावी हुआ, तो ये हुआ था 2007-8 की रबी फसल से। अगला है, भारत के में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है, जो जो बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है वो कितना है, 14.1 करोड़ हेक्टेयर। अगला है, भारतीय कृषि उत्पादन में ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई दर्शाई है, तो कब ऋणात्मक यानी माइनस में वृद्धि हुई थी, तो कब हुई थी ये, तो ये थी 2004-5 में, -1.6% हुआ था। फिर 2009-10 में हुई थी -4.0%, 2012-13 में हुई थी और 13-14 में हुई थी। तो यह ध्यान रखते हैं, यहाँ पर माइनस में ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई गई थी। फिर है वह पंचवर्षीय योजना जिसमें कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया, तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई थी। फिर है भारत की औसत फसल गहनता है, ये है आपकी 139%। अगला है, नीली क्रांति संबंधित है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से। फिर है पीली क्रांति संबंधित है आपकी तोरैया सरसों उत्पादन से, यानी तिलहन के उत्पादन से। हरित क्रांति के जनक कौन थे, विश्व में पूछा जा रहा है ये, भारत में नहीं पूछा जा रहा, भारत में ये है, भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली है पंतनगर, ये उस दूसरा क्वेश्चन है। तो विश्व में जो हरित क्रांति के जनक थे, नॉर्मन ई बोरलॉग। फिर है भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली, यानी जहां से सबसे पहले से शुरू किया गया था, तो वो थी आपकी पंतनगर। फिर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है, तो जो भी आप वितरित अनाज कर रहे हो, अनाज वितरित कर रहे हो, उसकी कीमत बढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है, तो इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके। ठीक है, अगर थोड़ा सा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मैं अगर आप थोड़ा सा अनाज में कीमत बढ़ा देते हो, तो उसमें जो उपादान वगैरह हो रहे हो, तो उसके भार को थोड़ा कम किया जा सकता है। फिर ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है आपका दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड सेकंड, ये जो द्वितीय है, उसका संबंध है दुग्ध आपूर्ति से। पहला वाला है आपका उत्पादन से, दूसरा है आपूर्ति से। फिर अगला है 1950 से 90 की अवधि में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़कर 3 गुने से अधिक हो गया है, फिर भी सही अर्थ में आत्मनिर्भरता, जिसका तात्पर्य भूख से मुक्ति, नहीं प्राप्त की जा सकी। यानी बोला जा रहा है कि हमारा उत्पादन तो बढ़ गया, 3 गुना हो गया, तब भी आत्मनिर्भरता अभी भी प्राप्त नहीं की जा सकी है। तो इसका क्या कारण है, तो इसके कुछ कारण यहाँ बताए गए हैं। पहला, हरित क्रांति का देश के छोटे छोटे खंडों तक ही सीमित रहना, हरित क्रांति पूरे पूरे उसमें पूरे भारत में फैल नहीं पाई। फिर गरीबों की कमाई की तुलना में खाद के भाव का बहुत अधिक होना, ये कमाई नहीं बढ़ रही है, बस क्या बढ़ रहा है, मूल्य बढ़ता चला जा रहा है। अब मोटे अनाजों की तुलना में गेहूं और धान पर अत्यधिक बल देना, तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं की जा सकी। अगला है, हरित क्रांति से भारत के सर्वाधिक लाभान्वित राज्य हैं, कौन कौन से हैं वो, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यहाँ पे उत्तर प्रदेश पूरा नहीं आएगा, सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश। फिर प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित है। पहली हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी थे, उसको कम करने के लिए द्वितीय हरित क्रांति लेकर के आए, तो उसमें ये शब्द सम्मिलित है। पहला, भारतीय कृषकों को सार्वभौमिक कृषि व्यापार में सहभागिता। फिर दूसरा, फसल पश्चात खाद्यान्न में क्षति को कम से कम करना, यानी फसल के बाद जो खाद्यान्न आ जाता है तो उसमें ना क्षति को कम करना। जैसे फसल बर्बाद हो जा जो खाद्यान्न होता है वो बर्बाद हो जाता है, खुले में रहता है, या तो चूहे लग जाते हैं या कीड़े लग जाते हैं, या खुले में रहता है तो अनाज खराब हो जाता है, सड़ जाता है, वो सारी चीज़ें स्टोर करके रखना, ये सारी चीज़ें इसमें कराना है। तीसरा है फसलों के भंडारण में सुधार करना। अगला है, कृषि करने की वह प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में
सहायक है, तो वो कौन सी पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक है, वो है आपकी जैविक खेती। ये कृषि की वह प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण को भी संरक्षण मिलता है। अब यहाँ पर देखते हैं कथन और कारण। पहले देखते हैं कथन। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है। ठीक है, तो ये सही बात है, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है, यह हरित क्रांति से संभव हुआ था। फिर अब भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता। ठीक है, तो ये भी सही है, भारत अब खाद्यान्न का आयात नहीं करता, और इसी की वजह से पता चलता है कि हमारी जो आत्मनिर्भरता है वो प्राप्त कर ली है हमने। तो ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है। कौन कौन से मुख्य कृषि पदार्थ जो आयात होती हैं वो कौन सा? खाने योग्य तेल। खाने योग्य तेल का हम है ना मुख्यतः आयात करते हैं। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है। आम की पसंदीदा प्रजाति जो निर्यात की जाती है वो है अल्फांसो। आपने न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा अल्फांसो आम के बारे में। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ संबंधित है, तो ये कृषि विपणन से, मार्केट से संबंधित है। विपणन का मतलब मार्केट होता है। अब राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है, तो राष्ट्रीय स्तर पर कृषि जो विपणन सहकारिताएं हैं उसका जो शीर्ष संगठन है वो है नेफेड। अगला है, गहन कद्दन संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल। ये इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों को निर्देशित करना एवं समूह उपागम के साथ एकीकृत रीति से मूल्यवर्धन तकनीकों को प्रदर्शित करना, निर्देशित करना। अगला है, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को विनियमित किया जाता है। जो कृषि उत्पादों के बाजार है उसको कौन विनियमित करता है? तो उसको करता है राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम से। ये राज्य द्वारा अधिनियमित किए जाते हैं कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, इसके हिसाब से वो विनियमित की जाती हैं जो बाजार होते हैं उनको। फिर संघ सरकार के 2011-12 के बजट में किसानों के लिए बैंक ऋण के समयानुसार भुगतान पर प्रभावी ब्याज दर है, तो ये 4%। अब ये क्योंकि डेटा तो पुराना क्वेश्चन है ये, तो इसके हिसाब से आप जब नया बजट आएगा तो बजट में कुछ ऐसा क्वेश्चन हो तो उसको अपना यहाँ पे डेटा को करेक्ट कर लेना। फिर किसी फार्म के चल लागत पूंजी में बीज, उर्वरक, सिंचाई जल तथा भूमि राजस्व से में से एक शामिल नहीं है। तो ये ऐसा कौन सा शामिल नहीं है जो चल लागत में काम आता है? तो इसमें आता है भूमि राजस्व। चल लागत जो पूंजी होती है, चल लागत पूंजी होती है जिसको किसी फार्म को चलाने के लिए जो पूंजी लगती है, तो उसके लिए आपको बीज भी चाहिए, उर्वरक चाहिए, सिंचाई जल चाहिए, बस भूमि राजस्व नहीं चाहिए, इसमें वो शामिल नहीं होता। अब कृषि वित्त के प्रमुख सिद्धांत हैं। कृषि वित्त के प्रमुख सिद्धांत आपके हैं उद्देश्य, व्यक्ति, उत्पादकता, नियोजन और संगठन। अगला देखते हैं, भारत में कृषि वित्त के स्रोतों को बांटा जाता है। कृषि वित्त के जो स्रोत हैं उसको बांटा जाता है, तो दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला होता है संस्थागत स्रोत और दूसरा होता है गैर संस्थागत स्रोत। अब संस्थागत और गैर संस्थागत में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो संस्थागत में आता है सहकारी समितियाँ एवं बैंक, दूसरा व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और चौथा सरकार। गैर संस्थागत में आता है महाजन तथा साहूकार, संबंधी और रिश्तेदार, व्यापारी, जमींदार और आड़तिए। किसानों को उनकी अल्पावधि और दीर्घावधि आवश्यकताओं के लिए अनेक स्रोतों से ऋण प्रदान किया जाता है। किसानों को मिलने वाले ऋण के मुख्य स्रोतों में सम्मिलित हैं। तो जो जो स्रोत हैं ऋण के वो बताया गया है यहाँ पर। तो पहला है आपका प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ, दूसरा है व्यावसायिक बैंक, तीसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और चौथा है गैर सरकारी उधारदाता। अब आईएएस में एक सवाल पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा बड़ा वित्त का स्रोत कौन सा है इसमें? तो सबसे बड़ा जो वित्त का स्रोत है वो आपका व्यावसायिक बैंक, और कोई सा बैंक नहीं है, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां भी नहीं है, सबसे बड़ा है व्यावसायिक बैंक। अब दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। जो लंबे समय के लिए कृषि ऋण होता है वो प्रदान किया जाता है भूमि विकास बैंक द्वारा। फिर हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत रहा है, देखो ये वही प्रश्न पूछा गया है, वाणिज्य बैंक। कहते हैं ना ये आईएएस वाले नहीं होते, ये सब पीसीएस होते हैं। भाई सब सभी का दे रखा है, ये सभी का निचोड़ दे रखा है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। इसमें सारा जितना भी आ रखा है आप उससे बस क्वेश्चन फॉर्मेट में उसे याद कर लो। भारत में कृषि वित्त का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है वाणिज्यिक बैंक। अगला है, भारत में कृषि के संस्थागत स्रोत
का घटता हुआ क्रम है, संस्थागत स्रोत का ऐसे घटता हुआ क्रम बताना है, तो सबसे पहले नंबर पर आता है वाणिज्यिक स्रोत, फिर आता है सहकारी बैंक, और फिर आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगला, कृषि तथा संबंधित क्रियाओं हेतु सबसे कम संस्थागत साख प्रदान कर रहा है। तो सबसे जो कम है संस्थागत साख, ठीक है, वो कौन प्रदान कर रहा है? विदेशी निजी बैंक सबसे कम जो रुपया देता है कृषि में, उसको कृषि और कृषि संबंधी क्रियाओं के लिए। अब है लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों में जो वास्तव में काम करते हैं, परस्पर हिस्सेदारी और सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना भर देना। उपयुक्त अंश संबंधित है, तो ये किस चीज़ से संबंधित है? यह सामुदायिक विकास से। सामुदायिक विकास में ऐसा होता है कि आपस में हिस्सेदारी और सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना इसमें आ जाती है। फिर अब भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है, परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की है। यह कथन का तात्पर्य क्या है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा तो प्राप्त करी, लेकिन पारिवारिक पारिवारिक खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं करी। पारिवारिक खाद्य सुरक्षा नहीं प्राप्त करी, तो इसका मतलब है कि खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है, परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं है। तो ये सामर्थ्य जो बात आती है कि आपने खाद्यान्न को भर लिया, सब जगह भर लिया, एमएसपी से आपने सब खरीद लिया, और उसके बाद आपने है ना सब कुछ खरीद लिया, इकट्ठा करके रख लिया, स्टॉक जमा करके रख लिया है, लेकिन वो अनाज है ना लोगों को पहुंच नहीं पा रहा। अब क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं खरीदने के लिए, तो ये सामर्थ्य नहीं है उनके पास, तो इस फायदा ही नहीं है ना इस अनाज का। तो राष्ट्र ने तो कर लिया, राष्ट्र का तो जेब भर गई, लेकिन अभी पेट नहीं भरा। अगला है भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए प्रभावी कारण है। जो धीमी कृषि विकास है उसके लिए क्या प्रभावी कारण है? ग्रामीण निर्धनता। फिर है बड़े सामंतों को आवंटित भूमि कहलाती है जागीरदारी प्रणाली। फिर मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि तो बोला जाती है जमींदारी प्रणाली। फिर है उप किराएदारी पर देन, उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, इसे बोला जाता है आपका रैयतवाड़ी प्रणाली। फिर है ग्राम्य स्तर पर की गई भूमि भू राजस्व बंदोबस्त, जो ग्राम्य स्तर पर की जाती है महलवाड़ी। ये आपने जो हिस्ट्री में पढ़ते हो उसी को यहाँ पर पूछ लिया गया है। ये पहला है, ये दूसरा, और ये तीसरा, और यहाँ पर ये चौथा। ये चार व्यवस्थाएं यहाँ पर पूछ ली गई हैं। फिर बजट 2018-19 के अनुसार खाद्यान्न पर दिया जाने वाला अनुदान, तो कितना अनुदान है? तो ये 2018-19 का जो नया बजट आएगा, तो आप उसमें से अपने यहाँ पर आंकड़ा करेक्ट कर लेना। फिर कृषि लागत और मूल्य आयोग के उद्देश्य हैं CACP। इससे ना IAS में भाई हर साल प्रश्न पूछा जाता है CACP से, और PCS में भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं? इसका पहला उद्देश्य है कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, कृषि मूल्यों को बढ़ने नहीं देना। दूसरा, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों का सुनिश्चित तथा लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध कराकर उनके हितों की रक्षा करना। तो तीन उद्देश्य हो गए इसके। पहला, कृषि मूल्य का स्थिरीकरण करना, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों का सुनिश्चय। फिर तीसरा है लोक वितरण की पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध कराकर उनके हितों की रक्षा करना। तो पहले स्थिरीकरण करना, दूसरा, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, ग्रामीण विकास, कृषि विकास तथा कृषकों को पर्याप्त साख में से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती, नहीं की जाती है। यानी यहाँ पर समावेशी विकास को बढ़ाने की आशा किससे नहीं की जा सकती? तो राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। ये अगर जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर हो रही है तो ऐसे समावेशी विकास हो रहा होगा। समावेशी का मतलब आपने ऊपर देख लिया है। समावेशी वृद्धि के लिए हमें क्या क्या तीन चीज़ें आवश्यक होनी चाहिए? अधोसंरचना सुविधाएं, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा और स्वास्थ्य है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो अगर राष्ट्रीय आय बढ़ रही है और लेकिन कल्याण नहीं हो रहा है तो इसे समावेशी विकास नहीं बोला जाएगा। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था। तो जो पहली बार जोड़ा गया था धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का अध्याय, वो जोड़ा गया था 2011-12 के सर्वेक्षण में। अगला है मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये समावेशी शासन अगर आपको चाहिए, आपको मेंस में भी लिखने हैं समावेशी शासन, तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे। पहला, सभी जिलों में प्रभावित जिला योजना समितियां संगठित करना। दूसरा, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना। और तीसरा, दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना। ये तीनों चीज़ें यही हैं जो हमने अभी देखी थी क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं।
अधोसंरचना सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार। तब ये सारा जितना भी आपको मिल रहा है ना, ये मेंस में भी काम आएगा। अगर ये सारे पॉइंट भी आप लिख करके आ जाते हो ना, तो भी आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए इन सबको रट लो। सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, और तीसरा है दोपहर का भोजन। आपने पढ़ा ही होगा दोपहर का भोजन योजना, इसमें सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। फिर है समावेशी शासन से तात्पर्य है, यहाँ से पूरा तात्पर्य पूछ लिया है इसका डेफिनेशन। तो यही अगर आपको भी लिखने है समावेशी शासन पे, मेंस में क्वेश्चन आता है, तो आप ये पूरी डिफिनेशन लिखे हो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो समाज के सभी वर्गों को समान रूप से शासन के द्वारा प्रदत्त सुविधाएं प्रदान की जाएं। तो ये समाज के सभी वर्गों को, एक को नहीं, सिर्फ सारे सभी वर्गों को, और समान रूप से दी जाए, किसी में भी भेदभाव ना दर्शाया जाए। तो और ये किसके द्वारा दी जाएगी? शासन के द्वारा। ठीक है, प्रदत्त सुविधाएं प्रदान की जाए। अगला है आर्थिक विकास से संबंध जनांकीय संक्रमण की विशिष्ट अवस्थाओं का सही क्रम है। आर्थिक विकास से तो जो जनांकीय संक्रमण होता है उसका सही क्रम यहाँ पर बताया गया है। तो पहला होगा उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर होता है। जब आपने अगर पढ़ी हो, ज्योग्राफी भी पढ़ी है, 11th की शायद है उसमें, तो उसमें अच्छे से दे रखा है, या इको में भी ये दे रखा है। ज्योग्राफी के पहले या सेकंड चैप्टर में दे रखा है ये, फर्स्ट या सेकंड में। तो पहला क्या होता है? उच्च मृत्यु दर भी होती है, और मृत्यु दर के साथ साथ उच्च जन्म दर भी होती है। ये पहला चरण होता है। फिर दूसरा जब आता है, उसमें आता है निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। तो जैसे सुविधाएं हो जाती हैं, हॉस्पिटल वगैरह बन जाते हैं, डॉक्टर बहुत सारे होते हैं, तो इसकी वजह से मृत्यु दर तो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन उच्च जन्म दर, इसी की वजह से उच्च जन्म दर भी बनी रहती है। फिर तीसरा आता है अंत में निम्न मृत्यु दर, यानी मृत्यु दर तो अभी भी निम्न है, डॉक्टर वगैरह की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन सब कुछ आता है, लेकिन साथ में लोगों की जागरूकता बढ़ जाती है, लोगों को पता चलता है कि भाई शिक्षा वगैरह का विकास होता है, तो इस वजह से उन्हें पता चल जाता है, और यहाँ से शुरू होता है आपका निम्न जन्म दर, यानी जनसंख्या में वृद्धि कम होने लग जाती है। ठीक है, ये 3 चरण होते हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब हम शुरू करेंगे अपना कृषि और संबंध क्षेत्र। यहाँ से सारे जितने भी कृषि से संबंधित हैं सब पूछ लिए गए हैं। और मैं बता दूं, यहाँ पर जो डाटा होगा वो जो इको सर्वे आएगा, ठीक है, इको सर्वे आएगा, उसमें इको सर्वे में अच्छे से डाटा जो मेन है अभी जो चल रहा है 2023-24 का, सॉरी 2024-25 का, 2024-25 का जो डाटा आएगा आप उसको ध्यान में रखना, और उसी के हिसाब से ही है ना आप इस डाटा को यूज़ करना। तो बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि भाई ये डाटा पूछा जाता है, तो किस किस का डाटा आपको ध्यान में रखना है। पहला, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है। तो ये तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, कृषि जो जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें जो अंश है उसका, तो वो कितना है। वैसे तो ये नॉर्मल इतना ही बना रहता है, 17.4%। ये 2016-17 का डाटा है। आप 2000 अभी देख लेना 24-25 का जब इको सर्वे आएगा। फिर राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय के 2014 के अनुमानुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत है, यानी कृषि में कितने लोग लगे हुए हैं। अभी भी कृषि में 57.8% लोग कृषि में लगे हुए हैं। ठीक है, और ये क्या का है? ग्रामीण परिवारों का है ये। फिर अगला है, अच्छा ये भी ध्यान रखना कि जो डाटा जारी किया गया है वो किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये जारी किया गया राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा। ग्रामीण परिवार, कृषि में विनियोजित ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ऐसा प्रतिशत कौन निकालता है, कृषि में कितने लोग हैं, ऐसा कौन डेटा जारी करेगा, तो होगा राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय। अगला है, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति का प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। जो कृषि क्षेत्र होता है वो श्रम शक्ति को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है, तो ये करता है लगभग 60%। जो अभी हमने देखा वही क्वेश्चन है ये। फिर है, विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कृषि और ग्राम उद्योग जो योजना थी उसका उद्देश्य पूछा गया है, तो कृषि निर्यात का संवर्धन करना। तो इसका जो योजना थी उसको था कि कृषि में जितना भी निर्यात है उसको बढ़ाया जाए। अगला है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। तो जितने भी प्रतिशत कर्मचारी हैं किस में नियोजित हैं, वो है कृषि क्षेत्र में। फिर अगला है, भारत के श्रमिक बल में प्राय अपनी जीवन यापन के लिए वर्तमान में कृषि पर निर्भर है। फिर से वही, कृषि पर कितने हैं? लगभग 60%। फिर विकास का भारतीय मॉडल सुरक्षा करता है। विकास का जो भारतीय मॉडल है वो किसकी सुरक्षा करता है? वो व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। ठीक है, जो हमारा विकास का भारतीय मॉडल है इसमें किसी एक की बात नहीं करी गई है, किसी एक की तरफ झुकाव नहीं है इसका। इसका दोनों तरफ झुकाव है, दोनों की करता है, व्यक्ति का भी और राज्य का भी। अगला है, आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा है। जब जैसे ही आर्थिक नियोजन शुरू हुआ था तभी से ही बोला जा रहा है कि भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का कितना हिस्सा है, तो ये निरंतर कम होता रहा है। कृषि का जो हिस्सा है वो निरंतर कम होता रहा है। आपने देखा होगा जब आप 3 सेक्टर होते हैं तो कृषि का सबसे कम ही है।
फिर है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह, अबुल कलाम आज़ाद में से भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था। तो सहकारी कृषि इसका जो विचार था उसके समर्थक कौन नहीं कर रहे थे, वो थे चरण सिंह। बाकी सभी ने इसका सहकारी कृषि का समर्थन किया है। तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अबुल कलाम आज़ाद, इन सभी ने सहकारी कृषि के विचार का समर्थन किया था। अगला है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार और बहुफसलीय योजना में से भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। तो किसका हिस्सा नहीं है भूमि सुधार में? तो बहुफसलीय योजना भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, बाकी सभी हैं। जब आप भूमि सुधार पढ़ते हो तो उसमें आप पढ़ते हो कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया था, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया था, काश्तकारी सुधार किए गए थे। ये सारी चीज़ें की गई थी, बस एक चीज़ नहीं थी, बहुफसलीय योजना। अगला है सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक सर्वाधिक है। यहाँ पे फसलों से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन बोई जाती है। फिर तंबाकू, कपास, सोयाबीन और रबर में से एक नकदी फसल नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो नकदी वो होता है जिसे उगाया ही बेचने के लिए जाता है। तो कपास उगाया जाता है, तंबाकू बेचने के लिए उगाया जाता है और रबर भी बेचने के लिए उगाया जाता है। लेकिन सोयाबीन है वो खाने के लिए भी उगाया जाता है, तो ये नकदी फसल नहीं है। अगला है कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2017 में विश्व में सर्वाधिक है। यहाँ पर आप देखो, ये ध्यान रखना, सोयाबीन हो गया, कपास हो गया, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सोयाबीन है, यहाँ पर भी कपास है। तो ये इंपॉर्टेंट फसलें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप फसल वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो कपास, सोयाबीन, ये अभी आपको ध्यान से पढ़ लेनी है। तो इसमें बोला जा रहा है प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक किसका था? ऑस्ट्रेलिया में। और फिर गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था है। तो ये क्या है? ताज निकलने की अवस्था। ठीक है, अतिक्रांतिक अवस्था है जिसमें जो गेहूं का एक ताज सा निकलता है, जब आप देखोगे फसल फूटती है तो उसे ताज कहते हैं ऐसे करके। तो वही निकलने की अवस्था है क्रांतिक अवस्था, यानी फसल अच्छी होगी। अगला है देश में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से राज्यों का अवरोही क्रम है। गेहूं से फिर से पूछ लिया है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। अवरोही क्रम का मतलब है बड़े से छोटा। तो सबसे ज़्यादा जो गेहूं उत्पादित होता है वो होता है आपका उत्तर प्रदेश में, उसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है पंजाब। अगला है भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ। फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1985 में। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। तो यहाँ पर जितनी भी कृषि से संबंधित योजना है ना, उनका आपको कुछ याद नहीं करना, बस उद्देश्य और योजना कब लागू की गई थी वो याद कर लेना है। तो ये लागू की गई थी 1999 में। फिर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया। तो ये कब लागू किया गया? बजट 2004-05 में। फिर उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। ये की गई थी 1992 में। ध्यान दे लेना, किसान बही योजना। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में शुरू किया गया था। किस चीज़ के लिए शुरू किया गया था ये? इसका उद्देश्य क्या था? जल उपयोग दक्षता विकास के लिए। तो देखा, दो चीज़ें पूछी जाती हैं, उद्देश्य और योजना का वर्ष, और कुछ नहीं करना आपको। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। तो ये कौन प्रकाशित करता है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसे प्रकाशित करता है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। ठीक है। अगला है 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया था। कितनी 8वीं योजना में क्या है? योजना आयोग ने भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है, तो उसकी संख्या 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में उसे विभक्त किया गया है। और ये ध्यान रख लेना, 8वीं योजना में अगली बार सवाल आ जाएगा किस योजना के अंतर्गत किया गया है ये। अगला है राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन आरंभ किया गया था। ये किया गया था 5 मई 2005 से, और ये किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित है पूर्वोत्तर व हिमालय राज्य आच्छादित। ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कहाँ कहाँ पर लागू है? फिर पूर्वोत्तर हिमालय राज्य हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड सहित देश भर के 18 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, इन सभी में ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन लागू है। और राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना, पहला हो गया। फिर दूसरा, शस्योत्तर व्यवस्था करना, यानी फसल कटने के बाद क्या करना है वो बताना। फिर तीसरा, मानव संसाधन विकास करना। अगला है 1 जुलाई 2001 से प्रारंभ कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। तो ये क्या उपलब्ध कराती है? कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना ये कराती है पेंशन और बीमा लाभ। पेंशन और बीमा लाभ ये सुरक्षित करवाती है। फिर लघु कृषक विकास योजना आरंभ की गई। तो ये की गई थी आपकी 1971 से।
अगला, गन्ने की उचित और लाभप्रद कीमत। जो गन्ने की आपको पता है जैसे एमएसपी होता है, ऐसे गन्ने का एफआरपी होता है, उचित और लाभप्रद कीमत को अनुमोदित करता है। तो इसे कौन अनुमोदित करता है? उसको अनुमोदित करती है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ये आप ध्यान रख लेना। फिर वर्ष 1997-98 के बाद से न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में सत्य है। तो ये न्यूनतम एमएसपी के लिए क्या सत्य है कि आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य बड़ा होता है C2 लागतों से। जब हम इको की पूरी क्लास करेंगे तब हम पूरा ये एमएसपी वगैरह देखेंगे और देखेंगे ये C2 होता क्या है। अगला है कृषि लागत और कीमत आयोग, CACP। इस पे बहुत प्रश्न आता है। CACP वर्तमान में एमएसपी के अंतर्गत घोषणा करता है कुल 23 फसलों के मूल्यों की। 23 फसलों की मूल्यों की एमएसपी की घोषणा करता है। और घोषणा कौन करता है, इसे भी पूछा गया है, कृषि लागत और कीमत आयोग। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ हुआ, ये हुआ था 2007-8 में। अक्टूबर 2007 में प्रारंभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये 2007 में, ये दूसरा वाला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ठीक है, मतलब एक है खाद्य सुरक्षा मिशन है और ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है। फिर ये लागू जो हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था? तो पहला है आपका धान, गेहूं और दलहन के उत्पादन में बढ़ोतरी। दूसरा है मृदा उत्पादकता और उर्वरता का संरक्षण तथा खेत के स्तर पर आर्थिक लाभ को बढ़ाना, ताकि किसानों में आत्मविश्वास पैदा हो सके। तो ये 3 लाभ हैं इसके जो यहाँ पर बताए गए हैं, 3 उद्देश्य हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत फसलें सम्मिलित हैं। यह अभी वही प्रश्न है जो अभी पूछा गया था। तो इसके अंदर कौन कौन सी फसलें शामिल हैं, इससे ही प्रश्न पूछा गया है। चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलें, ये सारी फसलें इसके अंतर्गत शामिल हैं। अब भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वही है, फिर कब से प्रभावी हुआ? तो ये हुआ था 2007-8 की रबी फसल से। अगला है, भारत के में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है, जो जो बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है वो कितना है? 14.1 करोड़ हेक्टेयर। अगला है, भारतीय कृषि उत्पादन में ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई दर्शाई है। तो कब ऋणात्मक यानी माइनस में वृद्धि हुई थी? तो कब हुई थी ये? तो ये थी 2004-5 में, -1.6% हुआ था। फिर 2009-10 में हुई थी -4.0%, 2012-13 में हुई थी और 13-14 में हुई थी। तो यह ध्यान रखते हैं, यहाँ पर माइनस में ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई गई थी। फिर है वह पंचवर्षीय योजना जिसमें कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया। तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई थी। फिर है भारत की औसत फसल गहनता है, ये है आपकी 139%। अगला है, नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। फिर है पीली क्रांति संबंधित है आपकी तोरैया सरसों उत्पादन से, यानी तिलहन के उत्पादन से। हरित क्रांति के जनक कौन थे? विश्व में पूछा जा रहा है ये, भारत में नहीं पूछा जा रहा। भारत में ये है, भारत में है हरित क्रांति की जन्मस्थली है पंतनगर, ये उस दूसरा क्वेश्चन है। तो विश्व में जो हरित क्रांति के जनक थे, नॉर्मन ई बोरलॉग। फिर है भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली, यानी जहाँ से सबसे पहले से शुरू किया गया था, तो वो थी आपकी पंतनगर। फिर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है। तो जो भी आप वितरित अनाज कर रहे हो, अनाज वितरित कर रहे हो, उसकी कीमत बढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है? तो इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके। ठीक है, अगर थोड़ा सा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मैं अगर आप थोड़ा सा अनाज में कीमत बढ़ा देते हो, तो उसमें जो उपादान वगैरह हो रहे हो तो उसके भार को थोड़ा कम किया जा सकता है। फिर ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है आपका दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड सेकंड, ये जो द्वितीय है, उसका संबंध है दुग्ध आपूर्ति से। पहला वाला है आपका उत्पादन से, दूसरा है आपूर्ति से। फिर अगला है 1950 से 90 की अवधि में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़कर 3 गुने से अधिक हो गया है। फिर भी सही अर्थ में आत्मनिर्भरता, जिसका तात्पर्य भूख से मुक्ति, नहीं प्राप्त की जा सकी। यानी बोला जा रहा है कि हमारा उत्पादन तो बढ़ गया, 3 गुना हो गया, तब भी आत्मनिर्भरता अभी भी प्राप्त नहीं की जा सकी है। तो इसका क्या कारण है? तो इसके कुछ कारण यहाँ बताए गए हैं। पहला, हरित क्रांति का देश के छोटे छोटे खंडों तक ही सीमित रहना। हरित क्रांति पूरे पूरे उसमें पूरे भारत में फैल नहीं पाई। फिर गरीबों की कमाई की तुलना में खाद के भाव का बहुत अधिक होना। ये कमाई नहीं बढ़ रही है, बस क्या बढ़ रहा है? मूल्य बढ़ता चला जा रहा है। अब मोटे अनाजों की तुलना में गेहूं और धान पर अत्यधिक बल देना। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं की जा सकी। अगला है, हरित क्रांति से भारत के सर्वाधिक लाभान्वित राज्य हैं।
कौन कौन से हैं वो? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यहाँ पे उत्तर प्रदेश पूरा नहीं आएगा, सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश। फिर प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित है। पहली हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी थे, उसको कम करने के लिए द्वितीय हरित क्रांति लेकर के आए। तो उसमें ये शब्द सम्मिलित है। पहला, भारतीय कृषकों को सार्वभौमिक कृषि व्यापार में सहभागिता। फिर दूसरा, फसल पश्चात खाद्यान्न में क्षति को कम से कम करना, यानी फसल के बाद जो खाद्यान्न आ जाता है तो उसमें ना क्षति को कम करना। जैसे फसल बर्बाद हो जो खाद्यान्न होता है वो बर्बाद हो जाता है, खुले में रहता है, या तो चूहे लग जाते हैं या कीड़े लग जाते हैं, या खुले में रहता है तो अनाज खराब हो जाता है, सड़ जाता है, वो सारी चीज़ें स्टोर करके रखना, ये सारी चीज़ें इसमें कराना है। तीसरा है फसलों के भंडारण में सुधार करना। अगला है कृषि करने की वह प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। तो वह कौन सी पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक है? वो है आपकी जैविक खेती। ये कृषि की वह प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण को भी संरक्षण मिलता है। अब यहाँ पर देखते हैं कथन और कारण। पहले देखते हैं कथन। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है। ठीक है, तो ये सही बात है, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है, यह हरित क्रांति से संभव हुआ था। फिर अब भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता। ठीक है, तो ये भी सही है, भारत अब खाद्यान्न का आयात नहीं करता, और इसी की वजह से पता चलता है कि हमारी जो आत्मनिर्भरता है वो प्राप्त कर ली है हमने। तो ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है। कौन कौन से मुख्य कृषि पदार्थ जो आयात होती हैं वो कौन से? खाने योग्य तेल। खाने योग्य तेल का हम है ना मुख्यतः आयात करते हैं। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है। आम की पसंदीदा प्रजाति जो निर्यात की जाती है वो है अल्फांसो। आपने न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा अल्फांसो आम के बारे में। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ संबंधित है, तो ये कृषि विपणन से, मार्केट से संबंधित है। विपणन का मतलब मार्केट होता है। अब राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है। तो राष्ट्रीय स्तर पर कृषि जो विपणन सहकारिताएं हैं उसका जो शीर्ष संगठन है वो है नेफेड। अगला है गहन कद्दन संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल। ये इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों को निर्देशित करना एवं समूह उपागम के साथ एकीकृत रीति से मूल्यवर्धन तकनीकों को प्रदर्शित करना, निर्देशित करना। अगला है भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को विनियमित किया जाता है। जो कृषि उत्पादों के बाजार है उसको कौन विनियमित करता है? तो उसको करता है राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम से। ये राज्य द्वारा अधिनियमित किए जाते हैं कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, इसके हिसाब से वो विनियमित की जाती हैं जो बाजार होते हैं उनको। फिर संघ सरकार के 2011-12 के बजट में किसानों के लिए बैंक ऋण के समयानुसार भुगतान पर प्रभावी ब्याज दर है, तो ये 4%। अब ये क्योंकि डेटा तो पुराना क्वेश्चन है ये, तो इसके हिसाब से आप जब नया बजट आएगा तो बजट में कुछ ऐसा क्वेश्चन हो तो उसको अपना यहाँ पे डेटा को करेक्ट कर लेना। फिर किसी फार्म के चल लागत पूंजी में बीज, उर्वरक, सिंचाई जल तथा भूमि राजस्व में से एक शामिल नहीं है। तो ये ऐसा कौन सा शामिल नहीं है जो चल लागत में काम आता है? तो इसमें आता है भूमि राजस्व। चल लागत जो पूंजी होती है, चल लागत पूंजी होती है जिसको किसी फार्म को चलाने के लिए जो पूंजी लगती है, तो उसके लिए आपको बीज भी चाहिए, उर्वरक चाहिए, सिंचाई जल चाहिए, बस भूमि राजस्व नहीं चाहिए, इसमें वो शामिल शामिल नहीं होता। अब कृषि वित्त के प्रमुख सिद्धांत हैं। कृषि वित्त के प्रमुख सिद्धांत आपके हैं उद्देश्य, व्यक्ति, उत्पादकता, नियोजन और संगठन। अगला देखते हैं भारत में कृषि वित्त के स्रोतों को बांटा जाता है। कृषि वित्त के जो स्रोत हैं उसको बांटा जाता है, तो दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला होता है संस्थागत स्रोत और दूसरा होता है गैर संस्थागत स्रोत। अब संस्थागत और गैर संस्थागत में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो संस्थागत में आता है सहकारी समितियां एवं बैंक, दूसरा व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और चौथा सरकार। गैर संस्थागत में आता है महाजन तथा साहूकार, संबंधी और रिश्तेदार, व्यापारी, जमींदार और आड़तिए। किसानों को उनकी अल्पावधि और दीर्घावधि आवश्यकताओं के लिए अनेक स्रोतों से ऋण प्रदान किया जाता है। किसानों को मिलने वाले ऋण के मुख्य स्रोतों में सम्मिलित हैं। तो जो जो स्रोत हैं ऋण के वो बताया गया है यहाँ पर। तो पहला है आपका प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ, दूसरा है व्यावसायिक बैंक, तीसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और चौथा है गैर सरकारी उधारदाता।
अब आईएएस में एक सवाल पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा बड़ा वित्त का स्रोत कौन सा है इसमें। तो सबसे बड़ा जो वित्त का स्रोत है वो आपका व्यावसायिक बैंक, और कोई सा बैंक नहीं है, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां भी नहीं है, सबसे बड़ा है व्यावसायिक बैंक। अबे दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है, जो लंबे समय के लिए कृषि ऋण होता है वो प्रदान किया जाता है भूमि विकास बैंक द्वारा। फिर हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत रहा है, देखो ये वही प्रश्न पूछा गया है, वाणिज्य बैंक। कहते हैं ना ये आईएएस वाले नहीं होते, ये सब पीसीएस होते हैं। भाई सब सभी का दे रखा है, ये सभी का निचोड़ दे रखा है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। इसमें सारा जितना भी आ रखा है आप उससे बस क्वेश्चन फॉर्मेट में उसे याद कर लो। भारत में कृषि वित्त का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है वाणिज्यिक बैंक। अगला है भारत में कृषि साख के संस्थागत स्रोत का घटता हुआ क्रम है। संस्थागत स्रोत का ऐसा घटता हुआ क्रम बताना है, तो सबसे पहले नंबर पर आता है वाणिज्यिक स्रोत, फिर आता है सहकारी बैंक, और फिर आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगला कृषि तथा संबंधित क्रियाओं हेतु सबसे कम संस्थागत साख प्रदान कर रहा है। तो सबसे जो कम है संस्थागत साख, ठीक है, वो कौन प्रदान कर रहा है? विदेशी निजी बैंक सबसे कम जो रुपया देता है कृषि में, उसको कृषि और कृषि संबंधी क्रियाओं के लिए। अब है लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों में जो वास्तव में काम करते हैं, परस्पर हिस्सेदारी और सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना भर देना उपयुक्त अंश संबंधित है। तो ये किस चीज़ से संबंधित है? यह सामुदायिक विकास से। सामुदायिक विकास में ऐसा होता है कि आपस में हिस्सेदारी और सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना इसमें आ जाती है। फिर अब भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है, परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की है। यह कथन का तात्पर्य क्या है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा तो प्राप्त करी, लेकिन पारिवारिक पारिवारिक खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं करी। पारिवारिक खाद्य सुरक्षा नहीं प्राप्त करी, तो इसका मतलब है कि खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है, परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं है। तो ये सामर्थ्य जो बात आती है कि आपने खाद्यान्न को भर लिया, सब जगह भर लिया, एमएसपी से आपने सब खरीद लिया, और उसके बाद आपने है ना सब कुछ खरीद लिया, इकट्ठा करके रख लिया, स्टॉक जमा करके रख लिया है, लेकिन वो अनाज है ना लोगों को पहुंच नहीं पा रहा। अब क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं खरीदने के लिए, तो ये सामर्थ्य नहीं है उनके पास, तो इस फायदा ही नहीं है ना इस अनाज का। तो राष्ट्र ने तो कर लिया, राष्ट्र का तो जेब भर गई, लेकिन अभी पेट नहीं भरा। अगला है भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए प्रभावी कारण है। जो धीमी कृषि विकास है उसके लिए क्या प्रभावी कारण है? ग्रामीण निर्धनता। फिर है बड़े सामंतों को आवंटित भूमि कहलाती है जागीरदारी प्रणाली। फिर मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि तो बोला जाती है जमींदारी प्रणाली। फिर है उप किराएदारी पर देन। उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, इसे बोला जाता है आपका रैयतवाड़ी प्रणाली। फिर एक ग्राम्य स्तर पर की गई भूमि भू राजस्व बंदोबस्त, जो ग्राम्य स्तर पर की जाती है महलवाड़ी। ये आपने जो हिस्ट्री में पढ़ते हो उसी को यहाँ पर पूछ लिया गया है। ये पहला है, ये दूसरा, और ये तीसरा, और यहाँ पर ये चौथा। ये सारी चार व्यवस्थाएं यहाँ पर पूछ ली गई हैं। फिर बजट 2018-19 के अनुसार खाद्यान्न पर दिया जाने वाला अनुदान, तो कितना अनुदान है? तो ये 2018-19 का जो नया बजट आएगा तो आप उसमें से अपने यहाँ पर आंकड़ा करेक्ट कर लेना। फिर कृषि लागत और मूल्य आयोग के उद्देश्य हैं सीएसीपी। इससे ना आईएएस में भाई हर साल प्रश्न पूछा जाता है सीएसीपी से, और पीसीएस में भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं? इसका पहला उद्देश्य है कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, कृषि मूल्यों को बढ़ने नहीं देना। दूसरा, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों का सुनिश्चित तथा लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध कराकर उनके हितों की रक्षा करना। तो तीन उद्देश्य हो गए इसके। पहला, कृषि मूल्य का स्थिरीकरण करना। कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों का सुनिश्चय। फिर तीसरा है लोक वितरण की पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध कराकर उनके हितों की रक्षा करना। तो पहले स्थिरीकरण करना, दूसरा वास्तविक जो आय है कृषकों की आय को सुनिश्चित करना, और फिर जो उपभोक्ताओं को खाना मिलता है, जो सब कुछ मिलता है अनाज वगैरह, और उनके अच्छे से कम उस पर मुनाफे पे देना, मतलब सही रुपये पे देना कि उनको मिल जाए, लोगों को मिल जाए। फिर है समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है। समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की जो सार्वजनिक खरीद नीति है वो क्या सुनिश्चित करती है?
तो सुनिश्चित करती है आप पहला कृषि मूल्यों में स्थिरता, दूसरा कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य तथा सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों का भंडार। तीन चीजें प्रदर्शित यहाँ पर करती है, सुनिश्चित करती है। अगला देखते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में सही कथन है। न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसमें एमएसपी जो होता है उसके अंदर सही कथन क्या है? तो यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करते हुए खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करती है। तो ये सही कथन है आपका। अगला देखते हैं, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, कृषि मूल्य आयोग। इसकी स्थापना की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। अब गेहूं के समर्थन मूल्य का अनुशंसा करता है। गेहूं लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज मत होना। सभी खाद्यान्नों का जो समर्थन मूल्य है उसकी अनुशंसा कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, सीपीसीटी। सॉरी, सीपीसीटी मैंने बोल दिया, CACP होता है। वो सीपीसीटी मैथ में होता है, मैं बच्चों को जब मैथ पढ़ा रहा था तो वही याद रह गया, सीपीसीटी। तो ये CACP होता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। फिर खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है, फिर वही कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। फिर जिस मूल्य पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है तो उसे बोला जाता है अधिप्राप्ति मूल्य, प्रोक्यूरमेंट प्राइस। फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे जानी जाती हैं वसूली कीमतों के नाम से। वसूली कीमतें, यही अधिप्राप्ति मूल्य, ये सेम ही एक ही बात है। फिर विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है चीन। फिर भारतीय सब्जी शोध संस्थान ये स्थित है वाराणसी में। फिर वर्ष 2016-17 में भारत में निर्यातित प्याज की मात्रा थी, भारत में निर्यात की गई थी प्याज, वो थी आपकी 24.16 लाख टन। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य है वो आपका कर्नाटक। कर्नाटक सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादित करता है। फिर मूंग, मसूर, उड़द, मटर, अरहर दलहनों में से वर्ष 2016-17 में सर्वाधिक आयात किया गया। ये भी आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो आप ऐसे जो आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, उन मदों को ध्यान में रख लिया करो। तो आयात क्या किया गया था? मटर। मटर सबसे ज़्यादा आयात किया गया था। फिर वर्तमान में देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वाला कृषि उत्पाद है कौन सा? सबसे ज़्यादा जो विदेशी उत्पाद मुद्रा प्राप्त कर रहा है वो आपका कच्ची कपास। खली, कच्ची कपास, चावल, मसाले में से भारत की कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है। कृषि निर्यात की सबसे मूल्यवान वस्तु कपास, क्योंकि आपने देखा अभी सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भी यही प्राप्त कर रहा है। फिर सुनहरे चावल में प्रचुरता सृजित की गई, तो विटामिन ए। विटामिन सुनहरे क्योंकि वो गोल्डन राइस होता है, उसका थोड़ा रंग पीला सा होता है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल होता है, तो उसके इसलिए रंग है ना उसका थोड़ा पीला सा हो जाता है, इसलिए उसे बोला जाता है सुनहरा चावल, गोल्डन राइस। तो वो उसमें विटामिन ए की जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होती है। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में जिन अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वह है विश्व बैंक। कोई योजना होती है ना जिसका वित्त कौन देता है? विश्व, कोई विश्व बैंक हो गया। तो जब अगर कोई ऐसा परियोजना को दे रहा है तो वो एग्जाम में पूछी जाती है। 13 जनवरी 2016 को घोषित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बीमाकृत करती है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से फिर से सवाल आ सकता है। तो बीमाकृत करती है चक्रवात और गैर मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई उपरांत घाटे को। कटाई के बाद जो घाटा होता है उसको बोला गया है। और चक्रवात या फिर कोई मौसम आ गया, गैर मौसमी वर्षा होने के कारण जो कटाई उपरांत जो घाटा होता है उसके लिए ये बीमा देती है। खरीफ 2007 मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई, तो ये की गई थी कर्नाटक में। फिर विश्व में एकमात्र देश जो रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक प्रकार उत्पादन करता है, तो ऐसा एक देश है हमारा भारत, जो जिसमें जैसे पांच पांच है ना व्यापारिक प्रकार होते हैं, उन्हीं को सबको क्या करता है? उत्पादन करता है। भारत विश्व में चीनी का उत्पादक है, तो चीनी का उत्पादक दूसरा सबसे बड़ा है। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण है। निम्न उत्पादकता इसके कारण है, पहला तो जनसंख्या का दबाव, दूसरा आपका प्रचंड बेरोजगारी, और तीसरा है भू जोत का छोटा आकार। ये तीन है जो कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण बने हुए हैं। फिर भारत की काली मिट्टी बहुत उपयुक्त होती है। काली मिट्टी बहुत उपयुक्त होती है किस लिए? कपास की फसल उत्पादन के लिए। आप सभी को पता है कपास काली मिट्टी में बहुत अच्छे से उगती है। अगला है, भारत की सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है। जो भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष का जो निर्णय लिया है वो किसकी कीमत को स्थिर रखने के लिए लिया है? इसके अंदर आता है आपका चाय, कॉफ़ी,
रबर, तंबाकू इनकी कीमतों को स्थिर रखने हेतु कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व है। कृषि का महत्व यहाँ पर कई तरह से, पहला राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, दूसरा औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा खाद्यान्न आपूर्ति के लिए। अगला है, भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1995 में प्रारंभ हुई की गई थी। ये सभी कथन सत्य हैं यहाँ पर, 1 2 3 4। तो 1995 में क्या प्रारंभ हुआ था? भारतीय फसल बीमा योजना। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या है 9। कुल संख्या 9 है, ये बहुत बार पूछा गया है। फिर है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ किया गया। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, ये सभी को पता होता है। अगला है, हरियाली योजना संबंधित है, तो ये संबंधित आपकी जल प्रबंधन से। फिर विशेष कृषि उपज योजना। विशेष कृषि उपज योजना का जो संबंध है वो है आपका कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से। अगला है, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है, तो ये संबंधित है निर्यात योग्य कृषि उत्पादन से। फिर राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण प्रारंभ किया गया था कार्यक्रम 2008 में। इसमें भूमि का जो अभिलेख था उसको कंप्यूटराइज करा गया था। फिर भारत सरकार के कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम आरंभ किया गया था। अब ये पूछा जा सकता है फिर से, 2011-12 में वैसे किया गया था, तो ये पूछा जा सकता है किस विभाग ने किया है, तो कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा किया गया है। फिर है, भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है। जो कृषि आय कर होता है वो लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। आप पॉलिटी में पढ़ते हो, जो अगर कृषि आय कर पर आय कर लगता है तो वो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। फिर कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है लोचहीन, स्थायित्वहीन, लोचहीन ये मांग पाई जाती है। फिर किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ किया गया था, तो ये प्रारंभ किया गया था आपका 1998-99 में। फिर किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसके 3 हैं यहाँ पर। किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है, ये एक ही है यहाँ पे। ठीक है, तो किसानों को उनकी खेती के लिए आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पर ये इन्हें पैसा मिलता है। फिर अब भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय ये हुई थी पंतनगर में। फिर केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये है आपका मैसूर में। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट नार्म, ये कहाँ पर स्थित है आपका? ये है आपका हैदराबाद में। फिर अब भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये स्थित है आपका झांसी में। फिर है, वर्ष 2000 में नीरू मीरू जल संग्रहण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ये किया गया था आपका आंध्र प्रदेश में। फिर कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है इस्पात के हलों का उपयोग? पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति का। यहाँ हमारा कृषि से संबंधित क्षेत्र खत्म होता है। अब हम शुरू करेंगे उद्योग क्षेत्र, और ये करेंगे हम अगली वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।